बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव के अय्याज चौधरी को मेरी बेटी से इश्क हो गया। मेरी बेटी रोती रही कि वो उस इंसान से शादी नहीं करेगी, पर हम मजबूर थे, इसीलिए मान गए। लेकिन कुछ दिन बाद उस चौधरी की नजर मेरी दूसरी बेटी पर पड़ी, तो वो बगैर निकाह जबरदस्ती मेरी दूसरी बेटी को साथ ले गया। रात बेटी लुटी हुई इज्जत के साथ लौटी और बोली, अम्मा, मेरा मुजरिम वो चौधरी नहीं बल्कि कोई और है। उसी रात बेटी ने जहर खा लिया। मैं बेटी की मौत का बदला लेने पूरा गांव जमा करके चौधरी के घर गई तो लगा कि सांस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुजरिम वाकई चौधरी नहीं बल्कि नाजो मेरे खानदान की सबसे बड़ी बेटी और अपनी खूबसूरती और शराफत की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। अल्लाह ताला ने नाजो को इस कदर हुस्न से नवाजा था कि जो कोई भी उसे एक दफा देखता उसकी तारीफ किए बगैर न रहता। वो हर किसी की चहेती थी। नाजो की गोरी रंगत पर सुरमई और मोटी आंखें उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। चौधरी करीमदाद गांव का सबसे अमीर और बाअसर शख्स था। नाजो को देखते ही वो उस पर फिदा हो गया। अपनी हैसियत और ताकत के नशे में उसने नाजो से शादी करने का फैसला कर लिया। हमारा कभी चौधरी करीम से वास्ता नहीं पड़ा था। हमारा गरीब खानदान करीमदाद से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, मगर चौधरी करीम मेरी बेटी को देखते ही उससे शादी करने की ठान बैठा था, चाहे उसके लिए चौधरी करीमदाद को हमें धमकाना ही क्यों ना पड़ता। और चौधरी जानता था कि उसकी एक धमकी से ही गांव के बड़े बड़े खौफ खाते हैं। चौधरी करीमदाद गांव का सबसे ताकतवर और बेरहम इंसान था। हर खूबसूरत चीज को अपनी मलकियत समझता था। नाजो को देखकर उसके दिल में हवस जाग उठी। वो नाजो को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन गांव की चौपाल में बैठे हुए चौधरी ने ऐलान किया कि नाजो मेरी होने वाली बीवी है। इस बारे में कोई बहस नहीं हुई। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं और नाजो के वालिद अहमद ये खबर सुनकर बहुत परेशान थे, क्योंकि चौधरी को इनकार करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। जब नाजो को इस बात का इल्म हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, अब्बा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो एक जालिम और बदकिरदार इंसान है। मैं और नाजो के अब्बा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते रहे कि बेटी, हमारी गुर्बत हमें इजाजत नहीं देती कि हम चौधरी को इनकार करें। हम मजबूर हैं। एक दिन अचानक चौधरी करीमदाद अपने कुछ चमचों के साथ हमारे घर आया। अपने घर के दरवाजे पर चौधरी करीमदाद को देखकर मेरे तो हाथ पांव सुन हो गए और मेरा दिल किसी बहुत बड़े खतरे की आमद का पैगाम देने लगा। चौधरी करीमदाद बिना दस्तक दिए घर के अंदर चला आया। ये बात हमारे लिए किसी तौर भी काबिल कबूल न थी। हमारी गैरत हरगिज ये गवारा न करती थी। चौधरी करीमदाद सहन में पड़ी चारपाई पर बैठते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक बहुत खूबसूरत और जवान बेटी है। मैं चौधरी करीमदाद के आगे हाथ जोड़ते हुए गई और बोली, चौधरी साहब, हमसे कोई गलती हो गई है। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बुला लिया होता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? चौधरी करीमदाद अपने होठों पर मक्कारी की हंसी लाते हुए बोला, मैं बात को घुमा फिराकर करने का आदी नहीं हूँ, इसीलिए मैं सीधे तरीके से बात करता हूँ। मुझे तुम लोगों की बेटी नाजो बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरे ऊपर तो जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, क्योंकि मुझे ये हरगिज कबूल नहीं था कि मेरी बेटी एक अय्याश चौधरी के साथ ब्याही जाए। हम इज्जतदार लोग थे और इज्जतदार लोगों से ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे, ना कि चौधरी जैसा अय्याश और मगरूर इंसान से। मैं डरते हुए बोली, चौधरी साहब, मगर मेरी बेटी नाजो अभी बहुत छोटी है। अभी तो हमने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। चौधरी चारपाई पर बैठा टांग पर टांग रखते हुए बोला, नहीं सोचा तो जैनब बीबी अब सोच लो। तुम्हारी बेटी मेरी हवेली में ऐश करेगी। इस झोंपड़ी नुमा घर से निकलकर आलीशान हवेली में बड़े ठाट बाट की जिंदगी बसर करेगी। तुम लोगों को और क्या चाहिए? प्यार से मान जाओ तो अच्छा है, वरना तो तुम लोग जानते हो, जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हाथ से जाने नहीं देता। अगर ऐसे नहीं माने तो मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। चौधरी की ऐसी बातें सुनकर मैं तो पत्थर की हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दूं। चौधरी जाते हुए बोला, तुम लोगों के पास 2 दिन का वक्त है, सोच लो। हम अपनी गुर्बत और बेबसी के सबब चौधरी की मर्जी के आगे झुक गए। हालांकि नाजो इस शादी से इनकार करती रही कि वो चौधरी जैसे इंसान से शादी नहीं करेगी, मगर हम चौधरी के जुल्म के आगे बेबस थे। अगर हम नाजो की शादी चौधरी से ना करते तो हम जानते थे कि वो हमारे खानदान को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। यूं मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी नाजो की शादी चौधरी जैसे दरिंदे से कर दी। मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही और मैं एक जालिम माँ की तरह तमाशाई बनी रही। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं चुपचाप बुत बने अपनी बेटी का हाल देखती रही। चाहकर भी मैं नाजो के लिए कुछ न कर पाई कि वो मेरे घर से उस आलीशान हवेली में चली गई। शादी के चंद दिन बाद चौधरी की हवस भरी नजरें नाजो की छोटी बहन यानी मेरी बेटी रानी पर पड़ी।
चौधरी करीमदाद के दिल में खोट तो पहले ही था। एक दिन जब घर के बाकी लोग किसी काम में मसरूफ थे, चौधरी करीमदाद रानी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। रानी ने बहुत दुआइयां दी, तरले किए, मगर करीमदाद पर उसके तमाम अल्फाज बेअसर थे। रात गए रानी अपने घर वापस आई, लेकिन वो बदहाल और डरी हुई थी। बिखरे बाल और बगैर दुपट्टे के वो घर के अंदर दाखिल हुई। रानी की ऐसी हालत देखकर मेरे अंदर होल उठने लगे। मैं जल्दी से रानी के पास गई और बोली, रानी तुझे क्या हुआ है? तुम्हारी ये हालत किसने की? मगर रानी तो अपने हवासों से बेखबर थी। वो मुर्दा वजूद की तरह एकदम से जमीन पर गिर गई। मेरे कमजोर वजूद ने अपनी बेटी को अपने पहलू में छुपा लिया और उससे पूछने लगी कि रानी तुम्हारा ये हाल किसने किया है? रानी खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे झंझोड़ते हुए बोली, बता ये सब किसने किया है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रानी बोली, माँ मेरा मुजरिम चौधरी नहीं बल्कि कोई और है। रानी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे ख्याल में तो रानी का मुजरिम चौधरी करीमदाद था। उसी रात रानी ने अपनी बेबसी से तंग आकर जहर खा लिया और जिंदगी की बाजी हार गई। वो दिन हमारे घर पर किसी कयामत से कम ना था। एक बेटी को तो मैं पहले ही जहन्नुम में धकेल चुकी थी, जबकि मेरी दूसरी बेटी भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। चौधरी करीमदाद के घर में नाजू की जिंदगी अजीरन बन चुकी थी। वो दिन रात अपनी किस्मत पर मातम करती, मगर किसी को अपनी तकलीफ सुनाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। नाजो चौधरी करीमदाद से इस कदर खौफ खाती थी कि वो किसी को भी अपना दुख सुनाने से डरती थी। गांव के लोग जानते थे कि नाजो का क्या हाल हुआ होगा, मगर चौधरी के खौफ से कोई कुछ नहीं बोल सकता था। हर कोई चौधरी के गुस्से से खौफ खाता। यही वजह थी कि चौधरी करीमदाद का जुल्म सितम पूरे गांव पर मुसल्लत था। गांव वाले खामोशी से चौधरी के हर जुल्म को बर्दाश्त कर रहे थे। ये बात भी हर किसी को अच्छे से याद थी कि किस तरह चौधरी ने नाजू की बहन के साथ सलूक किया। चूंकि नाजू की बहन रानी नाजू से भी ज्यादा खूबसूरत थी और मासूमियत में अपनी मिसाल आप थी। चौधरी के हवस ने उसे पागल कर दिया। वो अपनी ताकत के नशे में था और उसे यकीन था कि कोई उसे रोकने की जरूरत नहीं करेगा। और गांव वालों को भी यह बात अच्छे से जहन नशीन थी कि एक शाम जब मैं और अहमद किसी काम से गए थे तो रानी अपने कमरे में थी। चौधरी के आदमी ने रानी को जबरदस्ती उस घर से उठा लिया। गांव वालों ने देखा, लेकिन किसी ने भी इसमें मुदाखलत करने की हिम्मत नहीं की। रानी को चौधरी की हवेली में ले जाया गया। रानी की मौत ने मुझे बगावत पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह मैं अपने गांव वालों को इकट्ठा करने निकल पड़ी। घर घर जाकर मैंने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए भीख मांगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के मुजरिमों को किसी तौर भी माफ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी की वो हालत किसी वक्त भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होती थी कि किस तरह वो फटे हुए कपड़ों, बिखरे बालों में दौड़ती हुई आकर मेरे कलीजे से लगी। उसकी आंखों में खौफ का समंदर था। वही खौफ मैं चौधरी करीमदाद की आंखों में देखना चाहती थी, और इसके लिए मुझे गांव वालों की मदद दरकार थी, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ न कर सकती थी। जब मैंने घर घर जाकर गांव वालों का दरवाजा खटखटाया और उनसे मदद मांगी, गांव के मर्द और औरतें मेरे दर्द को देखकर खामोश न रह सके। उन्होंने चौधरी करीमदाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने का फैसला किया, क्योंकि वो भी अब चौधरी करीमदाद के जुल्म से तंग आ चुके थे। गांव वालों का एक बहुत बड़ा हुजूम हवेली की तरफ रवाना हुआ। मेरा दिल बदले की आग में चल रहा था। मैं अपनी बेटी का इंतकाम लेना चाहती थी, मगर जैसे ही मैंने चौधरी करीमदाद की हवेली में कदम रखा तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। गांव वालों का हुजूम पीछे खड़ा था। हर किसी के चेहरे पर गुस्से और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने बुलंद आवाज में चौधरी करीमदाद को ललकारा, चौधरी, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें अपनी ताकत का गुरूर है, मगर आज तुम्हें उस जुल्म का हिसाब देना होगा। तुमने मेरी एक नहीं बल्कि दोनों बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमसे मैं अपनी बेटियों का इंतकाम लेकर रहूंगी। ये एक माँ का वादा है तुमसे। चौधरी, जो हमेशा मगरूर रहता था, वो हैरत में था। उसने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, जीनत, मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मगर इस बार तुम जिस जुर्म का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो वो मेरा नहीं है। ये सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं चीख कर बोली, अगर तुम नहीं तो फिर कौन है? मेरी बेटी ने तो अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन मुजरिम अब भी आजाद है। चौधरी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें हकीकत मालूम करनी है तो उस रात के बाकी गवाहों से पूछो। ये बात सुनकर मैं और गांव वाले हैरान रह गए। चौधरी के अल्फाज में सच्चाई का अंसर था। इस दौरान गांव के एक नौजवान बशीर ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी ठीक कह रहा है। मैंने उस रात कुछ देखा था, मगर खौफ के मारे कुछ बोल ना सका। मेरी नजरें बशीर पर जम गई और मैं कांपती हुई आवाज में बोली, क्या देखा था तुमने? सच बताओ। बशीर ने सबके सामने एतराफ किया। उसने कहा, जब रानी को हवेली ले जाया गया तो मैंने चौधरी के सबसे करीबी आदमी दिलावर को हवेली के पिछले रास्ते से निकलते देखा था।
उसके हाथों पर खून के धब्बे थे। ये सुनकर चौधरी करीमदाद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से चिल्लाया, दिलावर, क्या ये सच्चाई है? दिलावर जो चौधरी के पीछे खड़ा था खौफ से पीछे हटने लगा। वो वहां से फरार होने के इरादे में था। गांव वालों ने उसे फौरन घेर लिया। चंद लम्हों के बाद दिलावर ने सबके सामने एतराफ किया कि हाँ, रानी का मुजरिम मैं हूं। मैंने उसकी मासूमियत को रौंद डाला, लेकिन मैंने ये सब चौधरी करीमदाद की खुशनुदी के लिए किया था। मैं समझता था कि अगर वो लड़की मैं उसके लिए महल में ले आया तो इससे मुझे इनाम मिलेगा। यह सुनकर मेरी चीख इस कदर बुलंद हुई कि पूरे समा को हिला गई। मेरा दुख देखकर गांव वालों का गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच गया। उन्होंने दिलावर को पकड़कर सजा देने का फैसला किया। चौधरी करीमदाद ने मुझसे वादा किया कि वो दिलावर को सजा दिलवाने में हमारा साथ देगा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि दिलावर को गांव के कवानीन के तहत सख्त सजा दी जाए। मैंने रानी की कब्र पर खड़े होकर कसम खाई, बेटी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा और तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आज ये माँ तुमसे वादा करती है, तुम्हारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी। दिलावर के एतराफ गांव में हलचल मचा चुका था। हर किसी के दिल में दिलावर के खिलाफ नफरत थी। हर कोई इंतकाम की आग में जल रहा था। मेरी आंखों में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की चमक थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि चौधरी के बगैर दिलावर को सजा देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, और चौधरी करीमदाद अपने सबसे खास आदमी को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। चौधरी ने गांव के बुजुर्गों को अपने डेरे पर बुला लिया। वो अपने वकार को बचाने के लिए मेरा साथ देने का वादा कर चुका था, लेकिन यह फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि दिलावर बरसों से उसका सबसे वफादार आदमी था और बहुत से ऐसे राज थे जो चौधरी के अलावा दिलावर के सीने में महफूज थे। अगर चौधरी करीमदाद दिलावर को सजा दिलवाता था तो मुमकिन था कि दिलावर चौधरी करीमदाद के सारे कारनामे गांव वालों के सामने रख देता। चौधरी ने बुजुर्गों के सामने कहा, मैं मानता हूं कि दिलावर ने नाकाबिले माफी जुर्म किया है। इसकी सजा वो जरूर भुगतेगा, लेकिन गांव की रिवायत के मुताबिक फैसला होना चाहिए। मैं मानता हूं कि दिलावर ने रानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दिलावर के छोटे छोटे बच्चे हैं। इस लिहाज से तो उसकी सजा में कमी बेशी करनी चाहिए। बाकी जो फैसला आप बुजुर्गों का होगा वही मुझे मंजूर होगा। अगले दिन गांव के चौपाल में पंचायत का इनेकाद हुआ। गांव के तमाम लोग जमा थे। हर किसी के दिल में यह अरमान था कि दिलावर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिलावर को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था। मैं, नाजो और मेरा शौहर पंचायत के सामने खड़े थे। मैंने आंसुओं के साथ कहा, मेरी बेटी ने अपनी इज्जत और जिंदगी खो दी, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी दूसरी बेटी और गांव की हर लड़की के मुस्तकबिल के लिए खड़ी हूँ। अगर आज इंसाफ न हुआ तो कोई माँ अपनी बेटी को महफूज नहीं समझ पाएगी। मैं चाहती हूँ कि दिलावर को ऐसी सजा दी जाए जो कि पूरे गांव के मर्दों के लिए इबरत रहे और वो आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी भी किसी की बहन और बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले लाख मर्तबा सोचे। बुजुर्गों ने दिलावर से पूछा, क्या तुम अपने जुर्म को कबूल करते हो? तुमने जो जीनत और अहमद की बेटी के साथ किया, क्या इसमें सच्चाई है? दिलावर ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं गुनहगार हूं। मैंने रानी की इज्जत को पामाल किया और मेरी ही वजह से वो जहर खाने पर मजबूर थी। मुझे जो सजा दी जाएगी मैं कबूल कर लूंगा। बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि दिलावर को गांव की जमीन पर सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे और फिर गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सजा गांव वालों की कवानीन के मुताबिक थी। वो करीमदाद जो इस सारे वक्त खामोश रहा, पंचायत के बाद मेरे पास आया। मैं जानती थी कि इसमें भी चौधरी करीमदाद को कोई बहुत बड़ा मकसद है। वो मुझे पहली बार शर्मिंदा नजर आया। उसने कहा, जीनत, मैंने अपनी ताकत के नशे में बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने मुझे आईना दिखा दिया। मैं वादा करता हूं कि इस गांव में कोई लड़की खुद को कमजोर महसूस नहीं करेगी। मैं तंजिया मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए बोली, चौधरी साहब, ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी गंदी नजर मेरी रानी पर ना होती तो आपके खास बंदे दिलावर की जरूरत ना होती कि वो मेरी बेटी की इज्जत लूटता। वो तुम्हारे इरादे भांप चुका था, इसीलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मेरी एक बेटी तो तुम्हारे चुंगल से आजाद होकर इस दुनिया से चली गई, मगर एक अभी भी तुम्हारे चुंगल में है। मैं उसे बहुत जल्द तुमसे आजादी दिलवा दूंगी। नाजो, जो पहले अपनी जिंदगी से मायूस थी, मेरी हिम्मत देखकर अपनी जिंदगी के लिए नई राह ढूंढने लगी। मैंने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आए दिन यूं ही हमारी इज्जतें पामाल होती रहेंगी। हमें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना होगी। एक औरत को इस कदर मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सके। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह रानी के साथ हुआ, अल्लाह न करे कल को गांव की किसी दूसरी बहन बेटी के साथ हो। ये मोड़ गांव में एक नई रोशनी ले आया।
मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया था, लेकिन उसकी जिद्दोजहद ने गांव की दूसरी औरतों के लिए उम्मीद का चिराग जलाया कि वो भी अपने तहफ्फुज के लिए आवाज उठाने लगी। दिलावर को सजा मिल चुकी थी, लेकिन मेरा दिल में सुकून नहीं था। रानी की कब्र पर खड़े होकर मैं दुआ करती कि बेटी, तुम्हें इंसाफ मिला, लेकिन गांव की हर मां को अपनी बेटी की तहफ्फुज की जमानत मिलनी चाहिए। मैंने गांव की औरतों के हुकूक के लिए एक तहरीक का आगाज किया। चौधरी करीमदाद ने मेरी हिम्मत और गांव की बगावत को देखकर अपनी ताकत को पसे पुष्ट डालने का दावा किया था, जिसमें गांव में औरतों के लिए एक मजलिस कायम की ताकि उनके मसाइल हल किए जा सके। उस मजलिस का सरबराह मुझे बनाया गया। अब भी चौधरी करीमदाद की नीयत पर शक करते थे। कई बार चौधरी करीमदाद की बातों और अमल में तजाद नजर आया, मगर मैं इस तब्दीली को हकीकी मानने लगी थी। मुझे लगा कि चौधरी करीमदाद वाकई में ही बदल गया है और उसने खुद को गांव वालों की भलाई और खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है, मगर ऐसा हरगिज नहीं था। चौधरी करीमदाद के चेहरे के पीछे एक और भयानक चेहरा था जो सब गांव वालों से छुपाए बैठा था। ये बात मैंने उस दिन जानी जिस दिन मेरी हमसाई ने मुझे आकर यह खबर दी कि अब भी चौधरी तुम्हारी बेटी के साथ वही रवैया रखे हुए है जो कि पहले था। तुम्हारी बेटी हवेली की मालकिन नहीं, बल्कि नौकरों की सी जिंदगी बसर कर रही है। यह सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा। मैं एक बेटी तो खो चुकी थी, मगर अब दूसरी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने हमसाई से कहा कि वो मुझे पल पल की खबर देती रहे। मैंने गांव की औरतों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करना शुरू की। मैं चौधरी करीमदाद को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। खेतों में काम करने वाली मजदूर औरतों के मुआवजे बढ़ाए गए और उनके लिए काम के बेहतर हालात पैदा किए गए। मर्दों के रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई और गांव की फिजा में एक नया एतमाद महसूस हो रहा था। चौधरी करीमदाद ने मेरे साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा क्लिनिक बनाया। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे कि जो चौधरी कभी जुल्म और जबर की अलामत था, अब एक हमदर्द और मददगार बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके दिल में एक नई चाल थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी, और मैं उस चाल से बखूबी वाकिफ थी, क्योंकि जो जुल्म मेरी बेटी के साथ उस हवेली में हो रहा था, मैं तहैया कर चुकी थी कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को उस कैद से रिहाई दिलवा कर रहूंगी। मुश्किल ये थी कि मैं खुलकर चौधरी करीमदाद से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो जो औरत मुझ तक की सारी खबरें पहुंचा रही थी वो मुश्किल में पड़ जाती, और मुमकिन था कि चौधरी करीमदाद उसके साथ बुरा सलूक करता। एक रात जब मैं अपने घर में सुकून के सो रही थी, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं एकदम बौखला कर उठ बैठी कि रात के इस पहर दरवाजे पर आखिर कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक नौजवान लड़की सकीना भागती हुई दरवाजे से अंदर आ गई। वो जख्मी और खौफजदा थी। खौफ उसके चेहरे पर नुमाया था। सकीना रोते हुए बोली, जीनत आपा, मुझे बचा लें। सकीना इस कदर डरी और सहमी हुई थी कि उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। मैं उसे जल्दी से कमरे में ले गई और तसल्ली देते हुए बोली, सकीना, तुम बेफिक्र रहो, तुम यहां महफूज हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब इत्मीनान से मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो। सकीना ने रोते हुए बताया कि किसी ने उस पर हमला किया है। सकीना की यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर उस पर हमला कौन कर सकता है। मैंने सकीना को तसल्ली देते हुए पूछा कि हमला करने वाला कौन था। सकीना ने डरते डरते कहा कि वो चौधरी के आदमी थे। वो कहते थे कि चौधरी बदल गया है, लेकिन उनका जुल्म अब भी जारी है। ये सुनकर मेरा दिल दुख से रह गया। मैं सोचने लगी कि क्या चौधरी करीमदाद वाकई बदला था या सिर्फ ये सब दिखावा था। अगली सुबह मैंने गांव के चंद भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर सकीना के साथ होने वाले जुल्म की हकीकत जानने की कोशिश की। मैं इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। जल्द ही इंकिशाफ हुआ कि चौधरी के चंद वफादार आदमी अभी भी गांव की औरतों को डरा धमका रहे थे, और उनकी गलीज नजरों से अब भी गांव की औरतें महफूज न थीं। चौधरी करीमदाद ने उनसे मुंह मोड़ने का दावा किया था, उसके इशारों पर काम कर रहे थे। मैंने गांव की औरतों और मर्दों को इकट्ठा किया और चौधरी के खिलाफ दोबारा आवाज बुलंद करने का फैसला किया। इस बार सिर्फ एक मुजरिम को सजा देना काफी नहीं था, उस निजाम को बदलना जरूरी था जो चौधरी करीमदाद जैसे ताकतवर लोगों का साथ देता था। चौधरी के खिलाफ मेरी जिद्दोजहद एक नई जंग का आगाज थी। गांव की औरतें अब मेरे साथ खड़ी थीं और मर्द भी तब्दीलियों को अपनाने के लिए तैयार थे। मेरी हिम्मत ने साबित कर दिया था कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मेरी तहरीक ने न सिर्फ गांव की औरतों को उनका हक दिलाया, बल्कि चौधरी करीमदाद और उसके खास आदमियों को भी कटहरे में लाया गया था। गांव की फिजा अब आज़ादी और बराबरी की तरफ बढ़ रही थी, जहां मेरी कुर्बानी रोशन मिसाल बन गई। जो कभी गांव का नाकाबिले शिकस्त हुक्मरान था, अपने खास आदमियों के दूर जाने की वजह से कमजोर और बेबस नजर आ रहा था। उसके आदमी भी उसका साथ छोड़ने लगे थे। गांव के लोग
अब उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। मेरे हौसले और कुर्बानी ने उन्हें यही यकीन दिलाया कि जुल्म को ललकारा जा सकता है और उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। चौधरी दिलावर ने मुझसे मुलाकात की और कहा, जीनत, तुम ये सब खत्म कर दो, मैं अपनी ताकत खो रहा हूं। अगर ये तहरीक ना रुकी तो गांव में बगावत हो जाएगी। मैंने पुख्ता लहजे में कहा, चौधरी करीमदाद, ये बगावत नहीं, इनकलाब है। गांव अब वो नहीं रहा जहां तुम जुल्म करते थे और हम खामोश रहते थे। तुम्हारे जुल्म के आगे इस खौफ से सर नहीं उठा पाते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो हमसे हमारी जमीन छिन जाएगी या फिर हमारे ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाएगा। मगर अब वक्त वो नहीं रहा। पहले वक्त तुम्हारे हक में था, मगर अब गांव वालों के हक में है। मजलूम को उसकी आजादी मिलेगी, चाहे तुम्हें अपनी ताकत का ताज छोड़ना पड़े। चौधरी करीमदाद गुस्से से लाल होते बोला, जीनत बीबी, याद रखो तुम्हारी बेटी अब भी मेरी पनाह में है और मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। इसलिए बेहतर है कि ये सब छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं तल्ख लहजे में बोली, चौधरी, मैं तुम्हारी असलियत से बखूबी वाकिफ हूं। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम दोहरा रूप धारे हुए हो, मगर मैं बहुत जल्द तुम्हारा ये रूप सबके सामने लाकर रहूंगी और अपनी बेटी को इस जहन्नुम से रिहाई जरूर दिलवाऊंगी। गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई जिसमें यह तय किया गया कि गांव की कयादत अब चौधरी जैसे फर्द के हाथ में नहीं रहेगी। मगर हार उसने अब भी नहीं मानी थी। अब भी चौधरी करीमदाद में गुरूर और अना बाकी थी। उसने मुझे साफ अल्फाज में धमकी दी कि मैं अपनी ताकत और अहदा वापस लेकर रहूंगा। चौधरी करीमदाद के इतने पुख्ता इरादे को देखकर मुझे खौफ आने लगा कि न जाने अब चौधरी कौन से कदम उठाएगा। गांव के बुजुर्गों को चौधरी करीमदाद की हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने एक पंचायत में फैसला किया कि चौधरी करीमदाद को इस गांव से जाना होगा। चौधरी करीमदाद अपनी ताकतवर हवेली को खोल चुका था। गांव वालों ने उसके मजालिम के खिलाफ फैसला सुनाया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चौधरी ने अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए कहा, तुम सब जीत गए हो, मैं अपनी ताकत के नशे में सब कुछ खो बैठा हूं। मैंने कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि हर उस औरत की जीत है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई। चंद माह बाद गांव की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। खवातीन खेतों, बाजारों और फैसलों में हिस्सा ले रही थी। गांव में तालीम, इंसाफ और मसावात का दौर शुरू हो चुका था। मैं और सकीना जैसी औरतें अब गांव की रोशनी बन चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की कुर्बानी को एक मिसाल बनाकर गांव को बदल दिया। जुल्म के खिलाफ उठने वाली उस आवाज ने न सिर्फ गांव बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में भी इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन हर तब्दीली के साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। मेरी क़यादत में गांव की खवातीन ने अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी हासिल कर ली थी, मगर कुछ ऐसी साजिशें जन्म लेने लगी जो इस नए निज़ाम को ख़त्म करने के दर पे थी। चौधरी करीमदाद ने गांव छोड़ने के बाद दूसरे गांव में जाकर अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश की। उसने करीबी गांव के कुछ सरदारों से इत्तेहाद कर लिया, अपने वफादारों के साथ वापस गांव लौट आया। चौधरी करीमदाद ने गांव वालों से कहा कि मैंने अपनी गलतियों की कीमत अदा कर दी है। अब मैं वापस आकर तुम सबकी भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि माजी में जो गलतियां मुझसे सरजद हुई हैं मैं वापस आकर उनका अजाला करूं। लेकिन मैंने इस वापसी को एक नई साजिश करार दिया, क्योंकि चौधरी करीमदाद जैसे इंसान जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते। चौधरी करीमदाद ने मुझे बदनाम करने के लिए गांव में झूठे इल्जामात का सहारा लिया। उसने कहा कि जीनत ने गांव को तकसीम कर दिया है। उसकी क़यादत से गांव के लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर तुम लोग मुझे दोबारा से सरबराह बनाओ तो मैं गांव में अमन कायम करूंगा। गांव के चंद लोग चौधरी की बातों में आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे साथ खड़े रहे। चौधरी करीमदाद की वापसी के बाद सकीना ने गांव की औरतों को मजीद मजबूत करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया। उसने कहा कि हमें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए बल्कि अपनी हिफाजत और तरक्की के लिए इल्म और हुनर भी चाहिए। हम किसी के धोखे में नहीं आएंगी। सकीना की ये कोशिश गांव में खवातीन के अंदर एक नई रोशनी पैदा कर रही थी। सकीना ने चौधरी करीमदाद के आदमियों की खुफिया मीटिंग सुन ली। उन्होंने फैसला किया था कि अगर जीनत गांव की क़यादत छोड़ने पर राजी न हुई तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही सकीना पर खौफ तारी हो गया। खौफ के मारे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सकीना ने फौरन ये खबर मुझे दी, अम्मा, चौधरी करीमदाद अब खुलकर दुश्मनी पर उतर आया है, हमें होशियार रहना होगा। मैंने गांव के लोगों को जमा करके चौधरी की साजिश बेनकाब की कि किस तरह वो अपनी अच्छाई की आड़ में गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहा है। गांव के लोगों ने चौधरी की बातों को मुस्तरद कर दिया और उसे गांव से हमेशा के लिए निकालने का फैसला किया। इस बार मैंने कहा, यह सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं बल्कि जुल्म के निज़ाम की शिकस्त है। अब हमें मिलकर अपने आने वाली नस्लों के लिए कोई मजबूत निज़ाम बनाना होगा ताकि कोई भी दूसरा चौधरी करीमदाद जैसा इंसान हमारे गांव में अब हमारे ऊपर जुल्म न करे।
और हम उसके मजालिम बर्दाश्त न करें। गांव में मेरी क़यादत का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और तूने अपनी जिद्दोजहद से न सिर्फ अपने हक का दिफा किया बल्कि एक मजबूत मिसाल कायम की। मगर इनकलाब के बाद हमेशा एक नया इम्तहान आया और मेरा गांव भी उन इम्तहानात से महफूज न रहा। चौधरी की शिकस्त के बाद करीबी गांव के सरदारों और जागीरदारों ने मेरे गांव पर नजर रखना शुरू कर दी। ये बात उन्हें हरगिज गवारा नहीं थी कि एक गांव की औरतें इतनी ताकतवर हो जाएं कि उनके निज़ाम को चैलेंज कर सके। उन्होंने गांव की फसलों पर हमले करवाए और तिजारत के रास्ते बंद कर दिए। मैंने गांव के लोगों को जमा करके कहा कि यह हमारी नई आजमाइश है। हमने चौधरी जैसे जुल्म को खत्म किया और अब इन बैरूनी ताकतों को शिकस्त देकर अपनी खुद मुख्तारी को मजीद मजबूत बनाना होगा। मगर जंग के इस मैदान में मैं अकेली नहीं लड़ सकूंगी। मुझे आप सब लोगों की हिमायत दरकार होगी। आपकी मदद के बगैर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। गांव वालों ने एक जबान कहा, जीनत बीबी, हम सब आपके साथ हैं। हम भी अपने गांव में खुशहाली और अमन चाहते हैं। आप हर मैदान में हम सबको अपना शाना बशाना पाएंगी। नाजो जो कुछ दिन पहले चौधरी करीमदाद के चुंगल से भागकर गांव वापस आ गई थी, नाजो ने गांव के नौजवानों को मुनज़्ज़म किया और खुद मुख्तार तिजारत करने के रास्ते तलाश किए। उसने करीबी शहरों में गांव की पैदावार को फरोख्त करना शुरू किया और गांव के लोगों को बताया कि वो सरदार पर इन्हिसार किए बगैर अपना सरमाया शहरों में फरोख्त कर सकते हैं। नाजो ने मजीद कहा कि हमें सीखना होगा कि ताकत सिर्फ ज़मीन या दौलत से नहीं बल्कि इल्म और इत्तेहाद से आती है। जागीरदारों ने मेरी क़यादत को ख़त्म करने के लिए ख़तरनाक साजिश की। उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए कि मैं गांव के वसाइल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इल्ज़ामात गांव में शक व शुबहात का सबब बनने लगे। मैंने गांव के लोगों के सामने कहा, मैंने अपनी बेटी खोई, अपने ख्वाब कुर्बान किए और अपनी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे अपने ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन सच्चाई को देखने की कोशिश ज़रूर की जाए। नाज़ो और सकीना ने जागीरदारों की साजिशों के सबूत जमा किए और गांव के सामने पेश किए। उन साजिशों को बेनकाब करने के बाद गांव के लोगों ने जागीरदारों को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो उनकी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करना बंद कर दे। गांव की नई नस्ल ने नारा बुलंद किया कि हमारा गांव आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। हम अपने फैसले खुद करेंगे। किसी बाहर वाले को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़ो और सकीना की मेहनत से गांव एक ऐसी जगह बन चुका था जहां तालीम, इंसाफ और मसावत के उसूलों पर जिंदगी गुजारी जा रही थी। मैंने नाज़ो से कहा, बेटी, मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया। अब ये तुम्हारी और तुम्हारी नस्ल की जिम्मेदारी है कि इस रोशनी को जिंदा रखो। नाज़ो ने जवाब दिया, अम्मा, हम ना सिर्फ इस रोशनी को जिंदा रखेंगे बल्कि इसे मजीद दूर तक पहुंचाएंगे। मेरी तहरीक ने पूरे इलाके में एक नया बाब खोल दिया था। गांव में तालीम, मसावत और इंसाफ के उसूलों पर जिंदगी गुजारने का ख्वाब हकीकत बन चुका था। इन सब में सिर्फ मेरा अमल दखल नहीं था बल्कि गांव की वो औरतें भी इस तहरीक में शामिल थीं जो अपने हुकूक के बारे में कोई समझ बूझ नहीं रखती थी। उन्होंने भी चौधरी करीमदाद और दूसरे जागीरदारों के खिलाफ मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद की। मेरे ख्वाब पूरे हो रहे थे मगर इस ख्वाब की तकमील की राह में कई मुश्किलात का सामना भी बाकी था। मेरे गांव ने तरक्की की राह पर कदम रख लिया था, लेकिन पड़ोसी गांव के जागीरदारों ने एक नया मंसूबा तैयार किया था कि गांव की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया जा सके। मैंने उन जागीरदारों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई और कहा कि यह गांव हमारी मेहनत का समर है और हम किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। गांव के लोगों ने मेरे साथ मिलकर उन जागीरदारों की मुखालफत की और उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। सकीना ने गांव की खवातीन को अपने हुकूक के लिए खड़ा होने की तरबियत दी। उसने कहा कि जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो हम अपनी तकदीर बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। हमें अपने हुकूक का दिफा करना सीखना होगा, वरना ये जागीरदार यूं ही हमारी आवाज़ दबाते रहेंगे और हम पर जुल्म और सितम को होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जिस तरह हमने चौधरी करीमदाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसी तरह हमें उन जालिमों के खिलाफ भी आवाज़ उठानी होगी ताकि हम उनसे रिहाई हासिल कर सकें। सकीना की रहनुमाई में खवातीन ने अपने हुकूक के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाना शुरू की और इससे गांव में एक नया जोश और अज़म पैदा हो गया। गांव की तरक्की की राह में कुछ गैर मुतवक्किल मुश्किलात आईं। कुछ मुखालिफ कुव्वतें गांव के तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गांव में फसादात को बढ़ाने की कोशिश की ताकि गांव की ताकतवर मुनज़्ज़म कम्युनिटी को तकसीम किया जा सके। गांव के लोग एक आवाज़ बनकर उठे और उन साजिशों को नाकाम बना दिया। चंद महीनों बाद मेरे गांव की तरक्की की रफ्तार और भी तेज हो गई। अब गांव में कारोबारी मराकज़ खुल चुके थे।
गांव की औरतें न सिर्फ घर की देखभाल कर रही थीं बल्कि कारोबार भी चला रही थीं और ये सब मालूमात वक्तन फवक्तन चौधरी तक पहुंचती रही। नाज और सकीना की क़यादत में गांव ने एक मजबूत माशी और समाजी ढांचा कायम किया, जिससे न सिर्फ गांव के लोग बल्कि दूसरे गांव के लोग भी फायदा उठा रहे थे। गांव के लोग गांव को तरक्की की राह पर गामजन देखकर महफूज थे, क्योंकि हमने जो ख्वाब देखा था वो हकीकत बन चुका था। हमारी जिद्दोजहद एक निशान बन चुकी थी और वो निशान आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बनेगा। गांव की खवातीन ने मेरी रहनुमाई में अपने हुकूक का दिफा करना सीखा था और वो अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए पुरज़म थी। जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान में आज़म और हिम्मत हो तो वो किसी भी चैलेंज को शिकस्त दे सकता है। मेरी जिंदगी और उसकी जिद्दोजहद ने यह साबित कर दिया कि आज़ाद, इंसाफ और बराबरी के उसूलों पर कायम माशरा हमेशा कामयाब होता है। रोशनी का ये सफ़र अब नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। मेरी जिद्दोजहद का एक तवील और कामयाब सफ़र अब इख्तिताम पसीर हो रहा था, मगर उसका असर और उसकी रोशनी हमेशा के लिए बाकी रहने वाली थी। मैंने न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे इलाके में तब्दीली की एक लहर दौड़ाई थी और वो अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। मेरी कुर्बानी और मुझ पर हुआ जुल्म एक तारीख बन चुका था, जिसे आने वाली नस्लों ने अपना नस्बुलैन बनाया। एक दिन मैं गांव वालों से बोली, मेरे साथ जो सफ़र शुरू हुआ अब वो आप सबका सफ़र है। हमने हर कदम पर एक नया रास्ता तलाश किया और वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। ये रोशनी का सफ़र है और जब तक हम सबका दिल सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा, ये कभी नहीं रुक सकेगा। मेरी आवाज़ में एक ख़ास एतमाद और सुकून था। मैंने अपनी बेटी नाज़ो को कहा, बेटी तुम वो रोशनी हो जो इस गांव को और मज़ीद इलाकों को हमेशा रहनुमाई दोगी। तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने लोगों को आज़ादी और खुशहाली के लिए हमेशा लड़ना है और चौधरी जैसे फितने को शिकस्त देकर गांव वालों की रहनुमाई करनी है। नाज़ो ने मेरी विरासत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उसने कहा, अम्मा तुम्हारी हर कुर्बानी, हर जिद्दोजहद ने मुझे वो ताकत दी है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब मैं तुम्हारी बताई हुई रोशनी को दुनिया भर में फैलाऊंगी और हर उस औरत, बच्चे और जवान की ज़िंदगी में बेहतरी लाऊंगी जो इस रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं। नाज़ो ने इस अज़म के साथ अपनी क़यादत का आगाज़ किया और गांव में मज़ीद सेहत और मुआशी तरक्की के प्रोग्रामों की बुनियाद रखी। वो जानती थी कि उसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। मेरी तहरीक ने गांव को जो कामयाबी दी थी, अब वो पूरे इलाके के लिए एक नमूना बन चुकी थी। चंद साल गुजरने के बाद जब इर्द गिर्द के जागीरदारों ने देखा कि न सिर्फ हमारे गांव बल्कि उनके अपने गांव में भी लोगों को शऊर आ चुका है और वो अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हुए हैं, जागीरदारों और सरदारों ने गांव वालों के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि वो जानते थे कि इस तहरीक में सिर्फ चंद लोग ही शामिल नहीं, इर्द गिर्द के सभी लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। एक दिन अचानक चौधरी करीमदाद अपना भेस बदलकर गांव आया। वो देखना चाहता था कि उसके जाने के बाद गांव में किस कदर तब्दीली आई है। ये देखकर चौधरी करीमदाद की आंखें फटी की फटी रह गई कि जहां औरतें सिर्फ घर और खेत तक महदूद थी, अब कारोबार में मर्दों की शाना बशाना काम कर रही थी। ये देखकर चौधरी करीमदाद जैसे सदमे में आ गया। नाज़ो जो पास ही मोहल्ले में किसी काम से गई, वापसी पर अचानक उसकी नज़र चौधरी करीमदाद पर पड़ी, जो बड़ी सी चादर लिए अपना मुंह छुपाए हुए था। नाज़ो समझी कि शायद कोई फ़कीर है। वो बोली, बाबा अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे साथ मेरे घर चले, वहां मैं आपको खाना खिलाऊंगी। मगर चौधरी करीमदाद खामोशी से खड़ा रहा। नाज़ो को तशवीश हुई, बाबा आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोले, आखिर आपको क्या चाहिए? एकदम हवा के झोंके से वो चादर चौधरी करीमदाद के चेहरे से हट गई, जिससे उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। चौधरी को देखते ही नाज़ो के तो रोंगटे खड़े हो गए। खौफ के मारे उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वो चौधरी के अपने ऊपर किए गए मजालिम अभी तक नहीं भूल पाई थी। गुजरा हुआ वक्त नाज़ो की आंखों के सामने आने लगा। नाज़ो अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बड़ी हिम्मत से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में कदम रखने की? शायद तुम्हें याद नहीं, पंचायत के फैसले के मुताबिक तुम्हें इस गांव में दाखिल होने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। चौधरी बेबसी से बोला, नाज़ो मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ और गांव वालों की जिंदगियों में बहुत ही जहर घोला है। मैं अपने किए पर बहुत नादिम और शर्मिंदा हूं। मैं ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि गांव के हर फर्द का मुजरिम हूं। तुम फिक्र न करो, मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर इससे पहले मैं सब गांव वालों से अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं। नाज़ो गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, चौधरी ये ढोंग कहीं और जाकर रचाओ। पहले भी तुम कई दफा अपने अच्छे होने का दिखावा कर चुके हो, अब कोई भी तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा।
नाजो अपने घर जाने के लिए मुड़ी तो चौधरी करीमदाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाजो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं चीख कर पूरा गांव इकट्ठा कर लूंगी। तो चौधरी करीमदाद बोला, नाजो तुम अब भी मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी होने के नाते कोई मुझे तुमसे बात करने से नहीं रोक सकता। नाजो तंज करते हुए बोली, चौधरी तुम्हारे मुंह से बीवी लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे बीवी नहीं बल्कि अपनी रखेल और उस हवेली की नौकरानी बनाकर लेकर गए थे। मैं अपने साथ किए जाने वाले जुल्म हरगिज नहीं भूल सकती। चौधरी बेबसी से मेरे सामने हाथ छोड़ते हुए बोला, नाजो मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए मजालिम का कफारा अदा करना चाहता हूँ। नाजो गुस्से से बोली, चौधरी मेरा रास्ता छोड़ दो, ये फैसला पंचायत में होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। जब वो घर आई तो बहुत घबराई हुई थी। नाजो की ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गई और बोली, नाजो क्या हुआ है? नाजो बोली, आज मैंने चौधरी करीमदाद को देखा। मैं बोली, वो यहाँ कैसे आ सकता है? पंचायत के फैसले के मुताबिक उसे इस गांव में आने की हरगिज इजाजत नहीं है। नाजो बोली, अम्मा चौधरी मुझे बहुत बेबस और लाचार लग रहा था। अम्मा मुझे लगता है कि चौधरी करीमदाद को वाकई में ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं बोली, नाजो तुम्हें चौधरी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानती कि चौधरी के चेहरे के पीछे न जाने उसने कितने चेहरे छुपा रखे हैं। पहले भी कई दफा उसने गांव वालों को धोखा दिया है, मगर इस बार चौधरी को इस गांव में वापस रखने की हिमाकत में हरगिज नहीं करने दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद नाजो बोली, अम्मा मैं चाहती हूं कि चौधरी को एक मौका और दिया जाए, हो सकता है इस बार वो खुद को बदल ले। नाजो के दिल में चौधरी के लिए नरम गोशा था जिसे मैं बखूबी महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि नाजो चाहती है कि चौधरी खुद को बदल ले। अगले दिन चौधरी पंचायत में हाजिर था। चौधरी का झुका हुआ सर देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी भी गांव वालों ने चौधरी का ये सर झुके हुए नहीं देखा था, बल्कि अकड़ से तने हुए ही देखा था। पंचायत में गांव के बुजुर्गों ने कहा कि करीमदाद, जब तुम्हें इस गांव से बेदखल कर दिया गया था तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चौधरी बोला, मैं चाहता हूं कि मुझे एक और मौका दिया जाए। मैं अपने गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दोबारा से वही ओहदा दिया जाए, बल्कि मैं गांव के बाकी लोगों की तरह जिंदगी बसर करूंगा। मुझे दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे इस गांव में रहने की इजाजत दे दी जाए। मैं वादा करता हूं कि आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पंचायत ने चौधरी करीमदाद की शर्त मंजूर की और चौधरी करीमदाद को एक और मौका दिया। आज करीमदाद को इस गांव में रहते हुए कई साल हो चुके हैं। वो नाजो के साथ एक कामयाब और अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। वो अपनी की गई गलतियों पर पछतावा करने के बजाय उन्हें दिन ब दिन सुधार रहा है। इसमें नाजो का भी बहुत अमल दखल है, जिसने चौधरी को एक अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद की। ये कहानी इस बात पर खत्म होती है कि जिंदगी में गुनाहों से बचने के लिए वक्त और नेक नियति दरकार है, और हर इंसान को दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यही हकीकी कामयाबी और खुशी का राज है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।